हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने ये बात कर ली थी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर कर लिया था। तो अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आप प्रैक्टिकल पोर्शन कैसे करोगे कवर, यानी अगर आपने टैक्स लायबिलिटी निकालनी है एग्रीकल्चर इनकम के अंदर तो कैसे निकालोगे। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो उनके बेसिस के ऊपर आपने आज क्या करना है, ये टैक्स लायबिलिटी को निकालना है। और मैंने जो फॉर्मेट से वो बना लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए वो तो आपको पता है कि अगर आपने लेने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आपके सामने क्या है, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, टैक्स लायबिलिटी के अंदर एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंट जितना भी दिया हुआ है ना, रेंट एग्रीकल्चर इनकम का, ये तो माना भी जाएगा और ये एग्रीकल्चर इनकम होता भी है। लेकिन अब बात यह है कि इसके अंदर जितने भी लैंड रेवेन्यू हमने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर परचेज जो की थी उसके ऊपर पे किया है, और कलेक्शन चार्जेस यानी जितने भी ये खर्चे हैं ना, तो ये खर्चों को हमने क्या कर देना है, बीच में से लेस कर देना है। तो जितना भी हमारा लैंड रेवेन्यू हमने पे किया, यहाँ पे लिख लो लैंड रेवेन्यू, फिर लिख सकते हो आप इंटरेस्ट ऑन लोन, और लास्ट में आता है आपका कलेक्शन चार्जेस। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपने यहाँ पे पहले ही उतार ली हैं, और तीनों चीज़ों के टोटल को हमने यहाँ पे 6000 आ गया, 6000, यहाँ पे 10,000 आ गया, और यहाँ पे आ गया 1000। तो ये चीज़ें हमने लिखी हैं। अब इन सब का टोटल करने के बाद दोस्तों मेरे पास आया है 17,000, और 17,000 को जब मैं बीच में से लेस कर देता हूँ तो मेरा आंसर आता है 43,000। तो 43,000 आपके पास क्या आ गई है, एग्रीकल्चर इनकम। अब दोस्तों आगे आपके सामने नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अब मैंने एग्रीकल्चर इनकम क्यों इसे यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि आगे जो चीज़ें आ रही हैं, इंटरेस्ट ऑन एरिया ऑफ लैंड, तो ये रेवेन्यू जो हमें मिला है इसमें कुछ एग्रीकल्चर लैंड नहीं बताया गया कि कौन सी लैंड है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई ही नहीं है, तो हमने एग्रीकल्चर इनकम में इसे नहीं इंक्लूड किया। और यहाँ पे तो लिखा ही है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो एग्रीकल्चर माना ही नहीं जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बची हुई कहाँ पे आ जाएंगी, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे एरियर साथ में डाल लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एरियर किस लैंड का है, एग्रीकल्चर लैंड का नहीं है, ये स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लैंड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो ये भी अलग से किसी और बिजनेस की है, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये चीज़ें हमने लिखी। अब इन दोनों के टोटल को हमने लिख लिया, दैट इज़ 12,000। और अब बात आती है 498,000। तो यानी अब इन दोनों को जब हमने किया है तो यहाँ पे आ गया 5,10,000। अब दोस्तों ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो मैं अब आपको नेक्स्ट थोड़े समय में बता रहा हूँ। ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लेना कि यहाँ पे जो चीज़ मैंने अभी लिखी है टोटल, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब मैं आगे अब आपको बताने वाला हूँ। अब हम निकालते हैं, मैंने आपको करवाया था थ्योरेटिकल पोर्शन में कि पिट कैसे निकालते हैं, पीआईटी यानी पार्शियल इंटीग्रेशन दोनों इनकम का। तो हमने वही चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों को हमने क्या करना होता है, ऐड करके टैक्स निकालना होता है। तो अब हमारे पास 43,000 आ गया प्लस 5,10,000। तो आपने दोनों चीज़ों को किया है। तो दोनों चीज़ों को करने के बाद अब आपके सामने जो इनकम बनकर आई है वो है 5,53,000। आप कैलकुलेट साथ साथ में कर सकते हो, मेरे पास आंसर्स हैं वहाँ से मैं लिख सकता हूँ। सो इसलिए आपने कैलकुलेट करके देख लेना है। अब 5,53,000 है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे टैक्स लगाना है। तो आपको पता है सबसे पहले आपका जो बेसिक लिमिट बनेगी वो है 2,50,000। तो उसके ऊपर तो आपका टैक्स कितना होता है, यहाँ पे रेट होता ही नहीं है, तो वो इनकम क्या मानी जाती है, निल। यानी अब यहाँ पे रेट 2,50,000 तक तो कुछ नहीं होता, आपकी इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब 5,53,000 में से आपने 2,50,000 लेस किए तो इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी 2,50,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो हमने नेक्स्ट भी किसके ऊपर लगाना है, 2,50,000 के ऊपर। यानी अब आपने इसमें से इसे लेस किया तो आपका 3 लाख समथिंग आया है। तो अब आपने देखा कि आपने 3 लाख समथिंग यानी 2,50,000 से ज़्यादा है। तो हमें पता है स्लैब रेट के मुताबिक अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो कोई अमाउंट तो आपने क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पे 5% रेट के मुताबिक आपने क्या लगानी है,
टैक्स की वैल्यू लगानी है। अब आपने टैक्स लगाया है तो 12,500 यहाँ पे आपका इसके ऊपर बनकर आ गया। अब जितना बैलेंस बचेगा इन सबको करने के बाद तो वो कितना है 53,000। अब 53,000 आपने क्या करना है यहाँ पे लिख सकते हो ऑन नेक्स्ट पार्ट। 53,000 के ऊपर बची हुई अमाउंट के ऊपर अब आपने कितना रेट लगाना है। ये स्लैब रेट्स है, ये आपके स्लैब रेट्स हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और ये स्लैब रेट्स के मुताबिक मैंने यहाँ पे रेट लगाए हैं। और जब मैं इसको करता हूँ तो 10,600 मेरे पास आता है। तो ये करने के बाद दोस्तों मेरे पास 23,100 अमाउंट आ जाती है। और इन दोनों को जब मैंने आपस में क्या करना है, अब अभी नहीं कुछ करना, ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। अभी मैंने ऐड करना है, लेस करना है, ये मैं बताता हूँ। अभी तक यहाँ तक हो गया, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं आपको सेकंड स्टेप की ओर लेकर जाता हूँ। तो सेकंड स्टेप मेरा है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में मैंने कैसे ऐड करना है, किसको ऐड करना है, एग्रीकल्चर इनकम को। तो एग्रीकल्चर इनकम मेरी कितनी आई थी यहाँ पे 43,000, उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, यानी मेरा ये सेकंड स्टेप है। तो ये सेकंड स्टेप में मैंने इस तरीके से किया है, इन दोनों को ऐड करना था और उसके ऊपर टैक्स लगाना था। तो इन दोनों को ऐड किया है तो मेरे पास 2,93,000 आ गए। अब इसके ऊपर मुझे पता है कि एक के ऊपर तो मुझे यानी 2,50,000 के ऊपर तो मुझे क्या है दैट इज़ नील ही लगाना है, क्योंकि मुझे पता है 2,50,000 की तो मेरे पास एग्जाम्पशन मिलेगी ही मिलेगी मुझे। लेकिन अब बैलेंस कितना बचता है 43,000। तो 43,000 के ऊपर मैंने क्या किया है, अब मुझे 5% लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे 5% इसलिए लगना है क्योंकि देखो अब बैलेंस सिर्फ एक ही बचा है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, पहले 250 आ रहा है, फिर उसके बाद एक और बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे दो रेट लगेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक रेट लगेगा जो कि 5% है। अब इसके ऊपर मैंने जब 5% लगाया तो मेरे पास 2150 आ गया। ये जो अमाउंट है ना, ये आपने इस तरीके से यूज़ करनी है, ये इसके बीच में नहीं आएगी। आप इसे इस तरफ लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो अमाउंट आई है ना ये वाली, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और क्या करना है कैसे करना है ये मुझे पता चल जाए। अब सेकंड स्टेप ये आ गया। अब मैंने फर्स्ट में से सेकंड स्टेप को माइनस करना है। अब मेरे पास फर्स्ट स्टेप कितना आया था, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप। ये यहाँ पे आपने लाइन लगा के इस तरीके से कर लेना है इधर। अब यहाँ पे ये मेरा ये जो है ना, इसे भी यहाँ पे लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फर्स्ट स्टेप का आंसर आपका ये आया है 23,100 और सेकंड स्टेप का आंसर मेरा 2150 आया है। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, आपस में लेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने आपस में लेस किया है। तो इन दोनों चीज़ों को लेस करने के बाद मेरे पास अब बचा है 2950 रुपीज़। ये जो अमाउंट आ रही है ये मेरे पास लेफ़्ट आउट बच गई है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिबेट या सरचार्ज। अब सरचार्ज तो है नहीं, बस यहाँ पे एक रिबेट की थोड़ी सी जानकारी अब मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपने नोट करना है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आप रिबेट नहीं लगाओगे, तो आप रिबेट नहीं लगाओगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ये नोट मैंने नीचे लिख भी दिया है ताकि आपको हेल्प हो जाए। और एज इट इज़ मेरे पास ये इनकम आगे आ गई। अब इसी इनकम के ऊपर मैंने क्या करना है, 4% अपना एक और टैक्स होता है दैट इज़ सेस, जिसे हम HEC यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो लगाते हैं। और जब मैंने इसे कैलकुलेट किया 4% तो मेरे पास ये ऐड हो जाएगी अमाउंट 838 इसके ऊपर, यानी ये 4% इसके ऊपर लग गया। और अब मेरे पास जो अमाउंट बची है दैट इज़ 21,788। तो ये मेरे पास जो बच के आई है यानी जो लेफ्ट अमाउंट है दैट इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी। दोस्तों बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने करना है। यहाँ पे आपने बस ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ इसके लिए है, आपका आंसर बस ये माना जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है, किस किस बैलेंस के ऊपर निकालनी है, कौन से स्लैब रेट कैसे करना है, रिबेट लगाना है किसके ऊपर लगाना है और सेस कैसे लगना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब दोस्तों एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आपको इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर अवेलेबल मिल जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये चीज़ क्या है। तो ये चीज़ें आपको दे दी गई हैं कि मिस्टर ए की इनकम क्या है और एग्रीकल्चर इनकम क्या है, मिस्टर डी की दे दी है, एग्रीकल्चर इनकम दे दी है। और ये तीनों केसेस की अलग अलग से आपने निकाल के क्या निकालना है,
टैक्स लायबिलिटी को निकालना है और आंसर आपका टैक्स नील आएगा। अब अगर आपने निकाल लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगले आपके इनकम टैक्स के सम करने से। लेकिन अगर आपसे नहीं निकला तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका आंसर अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था टॉपिक। होप सो आपको एग्रीकल्चर इनकम की थ्योरेटिकल पोर्शन की वीडियो भी समझ आई होगी, और अगर आपको वो समझ आई है तो ये प्रैक्टिकल भी समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।